आज मैं आपके लिए भूगोल का मानचित्र यूपी बोर्ड का लेकर आया हूं, जो कि आपकी 2026 की परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और मैंने प्रीवियस वीडियो जो डाला था हिस्ट्री का, तो उस पर बहुत सारे कमेंट आए बहुत से स्टूडेंट के कि सर बाइलिंगुअल या इंग्लिश में भी इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं उनके लिए यही कहूँगा कि वो वाला वीडियो आप कैप्शन में गूगल क्रोम में अंग्रेजी क्लिक करके उसमें सब इंग्लिश में हो जाएगा, उससे आप देख सकते हैं। और ये वाला वीडियो मैं बाइलिंगुअल लेके आया हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो भूगोल में भी जैसे कि हिस्ट्री में 5 मार्क्स का आता है, वैसे ही जियोग्राफी में भी 5 मार्क्स का आता है। टोटल मार्क्स 10 होते हैं मैप वर्क में। तो आज मैं आप लोगों के लिए गन्ना उत्पादक राज्य के बारे में बताऊंगा और चावल उत्पादक राज्य के बारे में बताऊंगा। तो शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरिया जो है वो हमारा ये उत्तराखंड के नीचे उत्तर प्रदेश है। तो सबसे ज़्यादा शुगर केन उत्तर प्रदेश में होता है और गन्ना ही एक नगदी फसल भी है। तो शुगर केन का एरिया यही है। साथ ही साथ इसके साथ पंजाब राज्य भी, जो कि ये है मैप में, ये भी शुगर केन में थोड़ा सा अपना स्थान रखता है। तो गन्ना उत्पादक में आप सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मैप में भर के आएंगे। फिर साथ ही साथ अगर मैं बात करूं चावल की राइस प्रोड्यूसिंग एरिया की, तो वो वेस्ट बंगाल हमें चावल के लिए, राइस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। WB, इसको हम वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं। ये एरिया हमारा राइस के लिए प्रोड्यूशन में नंबर 1 है। और साथ ही साथ इसमें आपको एक वहाँ पर एग्जाम पेपर में चिन्ह भी देगा, तो आप इस चिन्ह को भी यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो जैसा भी चिन्ह पूछे या बताए, आप उस चिन्ह को भी वहाँ पर शो करेंगे। तो अभी हम लोग ने पढ़ा कि गन्ना उत्पादक राज्य शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरिया, एंड दूसरा हम लोग ने पढ़ा था कि राइस प्रोड्यूसिंग एरिया यानी चावल उत्पादक राज्य। अब हम पढ़ते हैं कि गेहूं उत्पादक राज्य और चाय उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। तो गेहूं उत्पादक राज्य जो हैं, वीट प्रोड्यूसिंग एरिया जो हैं, उसमें भी यूपी जो है वो वीट में, हाँ इसमें सिंबल मैं बनाए दे रहा हूँ कि जैसे कि इसमें जो सिंबल आ गया, मान लीजिए ये सिंबल है, तो आप इस सिंबल का भी प्रमोट ऐसे कर सकते हैं, डाल सकते हैं। और दूसरा एरिया इसमें वीट के साथ ही साथ जो हरियाणा है, ये एरिया, ये भी यहाँ पर भी थोड़ा सा वीट रहता है। तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा हमारा राइट आंसर होगा। साथ ही साथ टी प्रोडक्शन एरिया यानी चाय उत्पादक राज्य, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर असम पड़ता है। और अगर हम इसको हैच से करें तो यहाँ पर हम हैच चिन्ह दिखा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये जो एरिया है यही टी प्रोड्यूसिंग एरिया है, सर्वाधिक चाय यहीं से मिलती है। साथ ही साथ थोड़ा सा केरला में भी, यहाँ पर भी चाय उत्पादक राज्य है। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आए कि सर ईस्टर्न पार्ट कौन सा होता है, वेस्टर्न पार्ट कौन सा होता है, बड़ी कन्फ्यूजन है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपका ये कन्फ्यूजन भी दूर कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं ईस्टर्न पार्ट। तो वैसे तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ये वेस्ट का एरिया है, लेकिन जो इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है वो यही ईस्टर्न पार्ट है। ईस्टर्न पार्ट यानी कि पूर्वी भाग इसे बोलते हैं। भारत का पूर्वी भाग यही है। तो भारत का पूर्वी भाग इस तरफ है जिस तरफ पश्चिम बंगाल है। तो वेस्टर्न पार्ट जैसा कि ये लिखा भी है, भारत का वेस्टर्न पार्ट यही है, यानी कि पश्चिमी भाग ये है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि सभी बच्चों को ये डाउट क्लियर हो जाए और आप एग्ज़ाम में ये वीडियो देख कर ही जाएं। हाँ, तो अब हमारा जो मैप में मिट्टी वाला टॉपिक है, जिससे भी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आया करते हैं, तो आज हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको जानते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो ये हैं चिन्ह, ये है चिन्ह। ये जो चिन्ह है, ये सिंबल हैं, ये आपको जब
एग्जाम पेपर देगा तो वहाँ पर ये चिन्ह बना के देगा और आपको शो करने होंगे। मैं दिखा रहा हूँ कैसे करने होंगे, तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा और ध्यान से देखते रहिएगा कि कैसे करेंगे। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया है कि मानचित्र को पेंसिल से बहुत ही साफ साफ भरना है और उसी के साथ ही साथ और जैसे मैं बताता हूँ जो वैसा काम करना है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काली मिट्टी का कौन सा क्षेत्र है। तो काली मिट्टी जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र वाले एरिया में पाई जाती है। तो हम इसको, ये जो है गुजरात का एरिया है और इसके नीचे महाराष्ट्र का एरिया है। तो इसका सिंबल हम बना के ऐसे दिखा सकते हैं। और ये आपसे बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछ सकता है कि काली मिट्टी में किसकी खेती होती है, यह कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप बताएंगे कि काली मिट्टी में कपास की खेती होती है और यह महाराष्ट्र गुजरात वाले एरिया में होता है। तो इसके बाद जलोढ़ मृदा किस क्षेत्र में होती है, तो जो अपने यूपी का एरिया है यहीं पर जलोढ़ मृदा होती है। आप इस सिंबल से जलोढ़ मृदा दिखा सकते हैं। और जो अंग्रेजी मीडियम वाले हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं तो जलोढ़ मृदा को एलुअल सॉइल कहते हैं और काली मिट्टी को ब्लैक सॉइल कहते हैं। थर्ड में दिया गया है कि रेड सॉइल यानी कि लाल मृदा वाला कौन सा क्षेत्र है, तो लाल मृदा वाला क्षेत्र उड़ीसा वाला क्षेत्र है। पठारी एरिया में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो आप, ये हो गया हमारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ये उड़ीसा। और एक ही बात कहूँगा कि ये वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये सभी बच्चों के पास पहुँच सके और सारा काम हो सके। अब हम बात करने जा रहे हैं लेटराइट मिट्टी की। और लेटराइट मिट्टी जो है इसका क्षेत्र कर्नाटक वाला है। तो हम इस सिंबल द्वारा, ये ट्रायंगल सिंबल एक एग्जाम्पल पे तौर पे लिया है। आपके पास जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको जो सिंबल दिया हो आप वही बनाएंगे। तो ये कर्नाटक और केरल वाले एरिया में लेटराइट सॉइल पाई जाती है। अब देखिए, जो राज्यों का बंटवारा किया है वो हम लोग के द्वारा किया गया है, मिट्टियों ने तो किया नहीं है। तो ये गुजरात वाले एरिया और ये महाराष्ट्र वाले एरिया दोनों के बॉर्डर में भी होती है, इसलिए गुजरात तथा महाराष्ट्र दोनों में ही इसका राइट आंसर होता है। लेकिन आप एक राज्य भर सकते हैं। तो अब जो भूगोल के मानचित्र में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है वो है प्रमुख नदियाँ, जिसमें कि गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, ताप्ती और चिनाब। तो ये सब जो प्रमुख नदियां हैं उनमें से कुछ नदियां हम आज आपको बताते हैं। तो हैशटैग इसका रहेगा रिवर, हैशटैग रिवर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं गंगा नदी की। तो जो गंगा नदी है वो यहाँ से उद्गम होता है, उत्तराखंड से पहले एक जगह पड़ती है गंगोत्री, और वहाँ से गंगा रिवर का उद्गम होता है और होते होते ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में आती है। इसी के साथ इसी के ऊपर से एक नदी होती है जो कि यमुना के नाम जानते हैं, वो ऐसे आके यहाँ पर प्रयागराज पड़ता है, प्रयागराज में इसका संगम होता है, वहीं से ये फिर गंगा नदी के नाम से ही जानी जाती है। तो यमुना आपसे कम पूछता है, लेकिन गंगा नदी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर इसी के बाद बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से ऐसे आते आते असम वाले रास्ते से ऐसे यहाँ पर गंगा नदी के साथ ही सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये असम वाले एरिया में एंटर होती है। तो आप ऐसे दर्शा सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद बात करें तो कृष्णा नदी की, गोदावरी नदी की, नर्मदा नदी की, कावेरी नदी की। तो कावेरी नदी थोड़ा सा कर्नाटक और तमिलनाडु वाले एरिया में कुछ इस प्रकार होती है, और इन्हीं एरिया में कावेरी जल विवाद भी है। फिर इसके बाद बात करें गोदावरी नदी की। तो यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से होकर बंगाल की खाड़ी में जाती है। और कृष्णा नदी की बात करें तो यह कर्नाटक से होती हुई कुछ इस प्रकार ये स्थिति
नदी है। तो ये नदियों वाले चैप्टर में नर्मदा नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश से अमरकंटक की पहाड़ी से जाती हुई गुजरात होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो गंगा नदी यहाँ से, नर्मदा नदी, नर्मदा, ये हो गई गोदावरी, ये हो गई हमारी कावेरी, कृष्णा, गंगा। तो ये सभी नदियाँ इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी चिनाब नदी ऊपर जम्मू कश्मीर वाले एरिया से जाती है। Parmadu Urga Kendra.